नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 12 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है विकास, प्रवासन और विस्थापन। तो यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, ताकि इस बुक को समझने में आपके लिए क्या हो, आसानी हो। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रवास शब्द का क्या अर्थ है और विस्थापन से हम क्या समझते हैं। इसके साथ साथ प्रवास, विस्थापन और विकास का एक दूसरे से क्या संबंध है। चैप्टर ओरिएंटेड जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के कारण बताइए और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले प्रवास शब्द के अर्थ के बारे में बताएगा। तो देखिए, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं तो उसी घटना को हम प्रवास कहते हैं। हालांकि व्यक्ति कई कई कारणों से प्रवास करता है और यहाँ पर प्रवास की अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। कई बार क्या होता है, प्रवास हम मजबूरी में करते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, लाइक डेट बाढ़ आ गई, किस क्षेत्र में भूकंप आ गया, अब हमें वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ रहा है, बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, तो भी लोग प्रवास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अट्रैक्ट होकर भी प्रवास करते हैं, जैसे कहीं की जलवायु बहुत अच्छी है, कहीं पर रोजगार की स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर रोजगार है बंदे के पास, लेकिन फिर भी उससे अच्छी सैलरी, उससे अच्छी दशाएं, उससे अच्छी चिकित्सा सुविधा, बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें भी बंदा देखता है और उसके बाद उस क्षेत्र में जाकर बस जाता है। तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। और प्रवास के दो मेजर इफेक्ट कारण होते हैं, दो मेजर रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है मजबूरी में, यानी कि बंदा कंपल्सन में जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजगार की स्थिति बहुत निम्न होगी, महामारियाँ भी फैल सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ होती है अट्रैक्ट होकर भी, जलवायु से लाइट एट। तो यहाँ से यहाँ तक प्रवास का अर्थ बताया गया है। तो सबसे पहले हम प्रवास शब्द के अर्थ की ही बात करते हैं। प्रवास शब्द से हमारा मतलब है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या होना है, बस जाना है। तो प्रवास जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में बताता है। एक विचारक हैं इसेन स्टेड, इनके अनुसार प्रवास एक व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज में शारीरिक रूप से स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी कि इस परिभाषा का भी मतलब वही है कि कोई व्यक्ति या कोई एक पूरा का पूरा समूह या पूरा का पूरा एक समाज दूसरे समाज में जाकर जब बस जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रवास। मंगलम भी अपनी परिभाषा में यही बताता है कि लोगों का स्थायी स्थानांतरण ही प्रवास है। अगर लोग छुट्टी लेकर घूमने जा रहे हैं तो वो प्रवास नहीं है। लोग व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे हैं पानी के जहाज़ से और फिर वापस आ जा रहे हैं, तो ये प्रवास नहीं है, ये तो यात्रा है, ये तो ट्रैवलिंग है। यानी कि व्यक्ति जब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाए तो उसे ही हम प्रवास कहेंगे। अगर व्यक्ति केवल घूमने फिरने के वजह से जा रहा है तो हम उसे प्रवास नहीं कहेंगे, उसे यात्रा कहेंगे। तो यात्रा और प्रवास में क्या अंतर होता है, प्रवास में इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, जबकि यात्रा में व्यक्ति अपना मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करता है या फिर व्यापारिक उद्देश्य से यात्रा करता है और वापस अपने घर में आ जाता है। तो ये प्रवास शब्द के अर्थ बताए गए हैं। अब बात की गई प्रवास के प्रकार की। तो जब हम प्रवास के प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। जैसे हो सकता है हम देश के अंदर प्रवास कर रहे हों, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हों, उत्तर प्रदेश से हरियाणा की ओर जा रहे हों, और एक हो सकता है कि हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हों। तो जब एक देश से दूसरे देश में प्रवास होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, और जब देश के अंदर ही प्रवास होता है तो उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। आप ना इसे ऐसे कैसे हेडिंग बना कर लिख सकते हैं क्योंकि किताबी लैंग्वेज आपको टफ पड़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो आपको पेपर में लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम प्रवास की परिभाषा बताएंगे, फिर प्रवास के कारण बताएंगे और फिर प्रवास के प्रकार बताएंगे। तो जब हम प्रवास के प्रकार बता रहे हैं तो प्रवास के कितने प्रकार हो गए, दो। एक क्या है, राष्ट्रीय, और एक दूसरा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय प्रवास में क्या है, देश की सीमाओं के अंदर जो हम प्रवास कर रहे हैं वो कौन सा प्रवास है, राष्ट्रीय प्रवास, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अपने देश से दूसरे देश में जब हम प्रवास कर रहे हैं तो कौन सा प्रवास है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। एक प्रवास, जब हम भारत के आंतरिक प्रवास की बात करते हैं तो आंतरिक प्रवास को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जन्म के आधार पर प्रवास, यानी कि मेरा जन्म कहीं और हुआ है, अब मैं कहीं और रह रहा हूँ, और दूसरा जो प्रवास है वो
प्रवास इस प्रकार का है कि अब मैं कहीं और, पहले से तो कहीं और रह रहा हूँ लेकिन अब कहीं और रह रहा हूँ। जैसे मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो अगर मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो ये मेरा जन्म के आधार पर प्रवास हो गया। लेकिन अब मैं दिल्ली से मुंबई की ओर ट्रांसफ़र कर जाऊँ तो ये मेरा निवास के आधार पर प्रवास हो जाएगा। तो ऐसे में भारत में जो जनगणना होती है, ये जनगणना प्रवास के बारे में बताती है। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। भारत में जो जनगणना होती है समय समय पर इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर ही पता चल पाता है कि भारत की जनसंख्या में कितने प्रवासी रह रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने प्रवास की 4 धाराएं आती हैं। देखिए, जनगणना में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ओरिजिन आपका यहीं से है या फिर आप किसी और स्टेट से हैं, वो जगह छोड़ी तो आपने क्यों छोड़ी। ये सारी चीज़ें जनसंख्या में ऐसे तमाम क्वेश्चन होते हैं, जनगणना में ऐसे तमाम क्वेश्चन होते हैं जो हर 10 साल में जनगणना की जाती है। इससे हमारे देश की जनसंख्या में प्रवासियों का प्रतिशत क्या है ये पता चलता है। अगर मैं 2001 के जनगणना के आंकड़े दूँ आपको, तो 2001 की जनगणना में प्रवासियों की संख्या लगभग 30% थी। प्रवास की 4 धाराएं हैं, यानी कि लोग 4 प्रकार से प्रवास कर रहे हैं यहाँ पे। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर और शहर से गांव। देखिए, गांव से गांव जो प्रवास कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रवास कर रही हैं स्त्रियां, जिसका प्रमुख कारण है विवाह। स्त्रियां, अधिकतर स्त्रियां, मैं 100% नहीं कहूँगा, अधिकतर जो किताबी आंकड़े हैं, अधिकतर स्त्रियां विवाह की वजह से प्रवास करती हैं। उन्हें अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ता है। इस वाले प्रवास को हम गांव से गांव कहते हैं, यानी ग्रामीण से ग्रामीण धारा कहते हैं। ग्रामीण से शहरी धारा जो है वो पुरुष प्रधान है। इसमें क्या होता है, पुरुष रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहरों में आकर बस जाता है। तो इसे हम कौन सी प्रवास की धारा कहते हैं, ग्रामीण से शहरी। तीसरी है शहरी से शहरी। शहरी से शहरी में क्या होगा, व्यक्ति अच्छे रोजगार की तलाश में शायद कहीं और जाए, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उसे मिल रही हो, अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिल रही हो, जलवायु अच्छी हो, तो व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में प्रवास कर जाता है। और शहर से ग्रामीण जो प्रवास होता है, ये पुशबैक प्रवास होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक उम्र तक, देखो आयु को 3 भागों में बांटा गया, 0 से 14, 15 to 59 और 59 से ऊपर। 0 से 14 बाल्यावस्था है, 15 to 59 क्रियाशील जनसंख्या है जो वर्किंग क्लास है और काम करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। लेकिन एक टाइम के बाद ये अपने पुराने क्षेत्र पर वापस आ रही है। तो शहरों से ग्रामीण, यानी कि प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बसना क्या कहलाता है, प्रवास। अगर हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, यात्रा। प्रवास के कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। एक बंदा मजबूरी में प्रवास करेगा या एक बंदा आकर्षित होकर प्रवास करेगा। फिर प्रवास कितने प्रकार का है, वो भी 2 प्रकार का है। एक कौन सा प्रकार है, राष्ट्रीय, और दूसरा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में कौन सा प्रवास है, जो देश के भीतर ही हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है, जब हम एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर रहे हैं। अब जो देश के अंदर भी प्रवास हो रहा है वो भी अलग अलग प्रकार से है कि मेरा जन्म कहीं और हुआ है, अब मैं कहीं और रह रहा हूँ और अगली बार की जनगणना में कहीं और रह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ प्रवास की कितनी धाराएं हैं, 4। यानी कि देश के अंदर गांव से गांव बंदा प्रवास कर रहा है, या गांव से शहर बंदा प्रवास कर रहा है, या शहर से शहर प्रवास कर रहा है, या शहर से गांव प्रवास कर रहा है। अब बात आती है प्रवास की विशेषताएं क्या हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रवास में सबसे ज़्यादा कौन पलायन कर रहा है, युवा। किस लिए पलायन कर रहे हैं, किस लिए प्रवास कर रहे हैं, बेहतर रोजगार के लिए। और कौन सी उम्र के बंदे प्रवास सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, 15 से 35 किताब आपकी लिखती है। और क्रियाशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से 59 वाली। तो 15 से 35 तक में बंदा प्रवास कर लेता है, फिर स्टेबलाइज्ड हो जाता है, फिर पैसा कमाता है, 59 में वापस अपने गांव में वापस आ जाता है। बिल्कुल, अगर अपने आसपास देखें तो डेली रूटीन वाला चैप्टर है। लॉकडाउन में हमने देखा अभी तक कितने सारे प्रवासी गांव से शहरों की ओर जा रहे थे और कितने सारों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा था। अब बात ये आती है, क्या विकास प्रवास से प्रभावित होता है या प्रवास विकास से प्रभावित होता है। तो देखिए, प्रवास और विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्यों, जब औद्योगिकरण का दौर बढ़ा तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण बढ़ा, बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। अब उन कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। उन मजदूरों की आपूर्ति कहाँ से हुई, ग्रामीण लोग क्षेत्रों से। तो लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ा और शहरों में आकर बस गए। लेकिन उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ा क्यों, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, कृषि पे दबाव बढ़ता गया। जो पहले बहुत सारी भूमि थी उनके पास, वो भूमि बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे टुकड़ों में आ गई। ऐसे में अब वो कृषि पेट भरने तक के लिए खेती का उत्पादन नहीं कर सकती थी। ऐसे में व्यक्तियों को गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा, नए नए काम की तलाश के लिए भागना पड़ा। और इसका परिणाम ये हुआ कि नए नए क्षेत्रों की बसावट शुरू हो गई। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं
जो प्रवास हुआ है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव भी है। ये प्रवास नेगेटिव भी है क्योंकि जब एक क्षेत्र में बहुत बड़ी फील्ड लग रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें यही समझाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रवास अस्थायी भी हो सकता है कई बार, कि व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर काम करने के लिए आए, बहुत सारे साल रहे और वापस बाद में चला जाए। जैसे भारत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूएसए चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, कई स्थानों पर चले जाते हैं काम करने। आंकड़े भी दिए गए हैं, हालांकि मैं इस किताब के आंकड़े इतने ज़्यादा नहीं मानता क्योंकि ज़्यादातर आंकड़े इन किताबों में गलत दिए हैं, बट फिर भी मैक्सिको से 11.4 मिलियन प्रवासी दूसरे देशों में गए हैं। इसी प्रकार से भारत से भी 11.4 मिलियन प्रवासी बाहर गए हैं। भारत में बड़ी मात्रा में छात्र दूसरे क्षेत्रों में डिग्रियां लेने जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था यूक्रेन में बहुत सारे छात्र फंस गए थे। ऐसे में क्या होता है, जब प्रवासी दूसरे देश में जाकर रह रहा है तो वो ना जिस देश से जा रहा है उस देश को बहुत प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा के उस देश को भेज रहा है। जब वो पैसा कमा कर भेज रहा है तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का भंडार बढ़ जा रहा है। इससे देश का जो राजकोषीय घाटा है वो कम हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड करने में हमें क्या हो रही है, आसानी हो रही है। यहाँ पर यही आंकड़े दिए गए हैं। निगेटिव इफेक्ट क्या है, औद्योगिकरण की वजह से गाँव और शहरों के बीच की दूरियाँ बढ़ गई हैं। उद्योग लोगों को शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। परिवार अब टूटने लगे हैं। लोग केवल अपने पर्सनली विकास के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि व्यक्ति की सोच अब व्यक्तिगत हो गई, जो कि वो सामाजिक सोच थी पहले। महिलाओं और पुरुषों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए स्थान अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। प्रवास के कारण क्या है और परिणाम क्या है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रवास का सबसे पहला कारण है दबावी कारण, यानी कि पुश कारण। ये वो है जब व्यक्ति मजबूरी में अपना घर छोड़ता है, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। जैसे कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी है, उत्पादन का स्तर बहुत निम्न है, बेरोजगारी बहुत तेज़ गति से फैल रही है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं और संसाधन नहीं है, जैसे पीने का पानी की कमी हो गई है, खाद्यान्न की कमी हो गई है। तो बंदा मजबूरी में अपना स्थान छोड़ेगा और दूसरे स्थान पर जाकर बस जाएगा। तो ऐसे फैक्टरों को हम क्या कहते हैं, मजबूरी वाले फैक्टर, और किताबी लैंग्वेज में उसे बोलेंगे पुश कारक, यानी कि दबावी कारक। अब दूसरा जो कारक होगा वो होगा खिंचाव कारक, यानी कि पुल कारक। पुल फैक्टर में क्या होएगा, लोग बेहतर रोजगार के लिए प्रवास करेंगे, अच्छी मजदूरी दर पाने के लिए प्रवास करेंगे, बेहतर काम करने के लिए प्रवास करेंगे, जीवन की बेहतर सुविधाएं की तरफ आकर्षित होंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा के लिए, अच्छी जलवायु के लिए, अच्छी संस्कृति के लिए, अच्छे मनोरंजन के लिए लोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। और तीसरा कारक है पुश बैक फैक्टर कारक। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जब ग्रामीण क्षेत्रीय विकास करने लग जाएगा तो वहाँ के लोगों को प्रवास करने की जरूरत नहीं है, वो वापस अपने क्षेत्र की ओर ही खिंच जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद इस चीज़ पर बहुत ध्यान भी दिया गया है कि गांव से लोग बहुत शहरों में प्रवास कर रहे हैं, तो ऐसे गांव में छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर दी जाए कि बंदा शहरों की तरफ प्रवास करे ही ना। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसे कहते हैं पुश बैक फैक्टर। तो प्रवास के कितने कारण हैं, 3 कारण हैं। पहला कौन सा कारण है, पहला है पुश कारक, दूसरा पुल कारक और तीसरा पुश बैक कारक। तो यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है। तो प्रवास के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरी बात, जिस स्थान से प्रवासी दूसरे स्थान पर जाते हैं वहाँ की विकास की गति बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती है। जैसे कहना क्या जा रहा है, गांव से जब बंदा शहरों में प्रवास करता है तो शहरों से पैसा कमा कर कहाँ भेजता है, गाँव में। ऐसे में गाँव में नए नए घर बनते हैं, घर बनेंगे तो लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, बड़ी बड़ी दुकानें खुलेंगी, वहाँ पर एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पर सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ऐसे कर करके गाँव भी विकसित हो जाएंगे, गांव में भी नई नई संस्कृतियां जाएंगी। इसी प्रकार से विदेशों से जब व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ने लग जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ केरल की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से बहुत सारे लोग लगातार प्रवास करते रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चैप्टर में प्रवास के बारे में बताया गया। आई होप सो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के कारण बताइए, प्रवास के प्रभाव बताइए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर में विस्थापन के बारे में बताया गया है। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्रवास और विस्थापन में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रवास अपनी मर्जी से होता है और विस्थापन में ना कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ मजबूरी होती है। जैसे कि नर्मदा नदी पर बांध बनना था, सरदार सरोवर बांध। जब सरदार सरोवर बांध बनना था तो आसपास के गाँव को खाली करवाने का हुक्म दे दिया गया।
ऐसे में वो गांव वाले जिनकी आजीविका का साधन कृषि था या अन्य साधन थे, अब जब वो नए क्षेत्रों में जाकर बसेंगे, उन्हें विस्थापित कर दिया जाएगा, तो उन्हें क्या वो वहाँ पर उसी तरीके से कमा खा पाएंगे जिस तरीके से वो अपनी मूल जगह पर कमा खा रहे थे? नहीं हो पाएगा ऐसा। तो विस्थापित लोगों की समस्याएं एक अलग है, उन्हें शरणार्थियों की तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है, उनको अपने ही घर बार छोड़कर शरणार्थियों की तरह शरण में रहना पड़ रहा है। और आज विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, गंभीर वाद विवाद का विषय बन गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विस्थापन है क्या। तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि जड़ से उखड़ जाना, कि एक व्यक्ति जो कई सालों से एक ही जगह पर रह आ रहा था, वो वहाँ का मूल निवासी हो चुका था, अब क्या हो रहा है, कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक प्रभावों की वजह से उसे उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में दो प्रकार का विस्थापन दिखाई देता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो है जो वास्तविकता को दिखा रहा है, और अप्रत्यक्ष वो है जो दिख तो नहीं रहा लेकिन फिर भी लोग मजबूर हैं किसी न किसी वजह से अपना घर बार छोड़ने के लिए। अब दो प्रकार का व्यक्ति भी विस्थापित है, एक आंतरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक विस्थापित व्यक्ति वो होता है जो अपने घर से तो दूर चला जाता है लेकिन अपने देश की सीमा में ही है, अपने घर से चला जा रहा है और अपने देश की सीमा में। जैसे कैराना में राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर बसना पड़ा। कई बार कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर दंगे हमेशा होते रहते हैं, तो ऐसे में जो वहाँ पर माइनॉरिटी होती है उसे उस जगह को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार का जो विस्थापन होता है ये आंतरिक रूप से विस्थापन होता है, और यही सबसे बड़ी समस्या बन भी चुका है आज के टाइम पे। अब क्या होता है, सरकार इन पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। अब बात ये आती है, क्या विकास विस्थापन पर भूमिका अदा करता है? डेफिनेटली करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। देखिए यहाँ पर ना हर पैराग्राफ में एक अलग एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे यहाँ पर यह बताया गया है कि बड़े पैमाने पर गृह युद्ध होते हैं। जब बड़े पैमाने पर गृह युद्ध होते हैं तो इससे ना बहुत सारे लोग उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं जहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, वो दंगे जैसी स्थिति बनती है। एग्जाम्पल के लिए मोजाम्बिक, अंगोला, लाइबेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 33% जनसंख्या इन गृह युद्ध का शिकार रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार भागना पड़ता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो हमने यहूदियों के बारे में सुना होगा कि यहूदियों को किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ा, किस प्रकार से उनका शोषण हुआ, कि इसी प्रकार से भारत में कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ा। तो ऐसी समस्याएं जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा विनाशक हैं। घरेलू युद्ध के चलते चलते देश में कई बार नस्लीय भेदभाव होने लग जाता है, जातीय भेदभाव होने लग जाता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होने लग जाता है, और इसका हल कभी भी सरल नहीं होता, क्योंकि सरकार इन्हें मुआवजा भी देती है ना, तो भी इतना नहीं होता कि वो कहीं पर घर खरीद सके बेचारे। तो ऐसे में विस्थापित लोग तो जीते जी मर जाते हैं, अपना जो घर बार है जो वो मेहनत से कमाते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। कई बार बड़े बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े खनन कार्य हो रहे हैं, बिजली की परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में सरकार उन क्षेत्र के लोगों को मुआवजा देती है, लेकिन सरकार ने मुआवजा तो दे दिया, लेकिन क्या वो नई जगह पर जाकर गुजर बसर कर पाएंगे? क्या वो वही धंधा जो उस क्षेत्र में चला रहे थे क्या वो नए क्षेत्र में चला पाएंगे? नहीं। अब प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग और कैसे लोग विस्थापित होते हैं, और ये जानना और भी जरूरी होता है आखिर क्यों विस्थापित होते हैं, और फिर किसको विस्थापित किया जा रहा है। क्या समाज के संपन्न वर्ग को या फिर गरीब को? संपन्न वर्ग को कभी प्रवासित नहीं होना पड़ता, हमेशा गरीब को प्रवासित होना पड़ता है। गरीब लोगों को उनके घरों से, गांव से धकेल दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास एक ही विकल्प होता है कि सरकार की बात मान ली, गांव के प्रधान की बात मान ली, अब घर बार छोड़ के 2-4 रुपया लेके यहाँ से निकलना है, और हरिया हमेशा ज़िंदगी भर खाना बदोश रह जाएगा। भारत की जनसंख्या में आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इन आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, ये अपनी भूमि को पवित्र मानते हैं, ये अपनी भूमि को माँ मानते हैं। इनके पास एक ही साधन है, कृषि और वन उत्पाद। लेकिन ऐसे में क्या होता है, इन्हें विकास के नाम पर उस क्षेत्र से भगा दिया जाता है, और इनकी आबादी हमेशा के लिए विस्थापित हो जाती है, और ये हमेशा संघर्ष करते रहते हैं ताकि ये अपनी ज़मीन को वापस पा सकें। तो विस्थापन इतना गहरा मुद्दा है। अब बात आती है अंत में, इस चैप्टर में दिया गया है कि विकास, प्रवास और विस्थापन तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हालांकि हमने चैप्टर में ये बात पढ़ ली है कि विकास, प्रवास और विस्थापनों के बीच में क्या संबंध है,
तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने पढ़ा है वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि विकास, प्रवास और विस्थापन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रवास में समुदाय का विकास होगा, लेकिन विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो उसका प्रभाव ज़्यादा खतरनाक होगा। उदाहरण के लिए एक आम धारणा बन चुकी है कि जिन देशों का विकास का स्तर उच्च है वहाँ पे प्रवास में कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सभी सुविधाएं वहीं मिलेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रवास और विकास के बीच में संबंध बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। जितना ज़्यादा विकास होता जाएगा, प्रवास और विस्थापन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब हम आज की बात करते हैं, मानव विज्ञान को पढ़ते हैं, पुरातात्विक साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रवास और विस्थापन कोई आज के लिए नई चीज़ नहीं है। मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है, मानव प्रवास और मानव विस्थापन का इतिहास भी उतना ही पुराना है। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गई वैसे वैसे प्रवास और विस्थापन भी बढ़ता गया। पहले मनुष्य रोटी की खोज में, खाने की खोज में, रहने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। समय हुआ, स्थायी निवास हुआ, कृषि का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, तब भी व्यक्ति भटकता ही रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि समाज जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, नई नई सामाजिक शैलियों को स्थापित करता जाएगा, तो ऐसे में कुछ लोगों पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और कुछ पे निगेटिव। कई बार प्रवास पॉजिटिविटी देगा, कई बार प्रवास निगेटिविटी देगा। कई बार विस्थापन उस क्षेत्र की कायाकल्प को पलट देगा, लेकिन जो वहाँ के लोग विस्थापित होंगे वो कहाँ जाएंगे? क्या वो आगे चलकर विकास कर पाएंगे? ऐसे प्रश्न राजनीति में हमेशा बने रहेंगे। तो आई होप सो इस चैप्टर से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे करने में सक्षम हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर कोई कमी रह गई है तो भी आप हमें बताइए ताकि हम उसे पूरा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।